क्या तुमने कभी ये सोचा है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग कैसे जीते होंगे? उनकी रोजमर्रा की जिंदगी कैसी होती होगी? वो एक दूसरे से कैसे बात करते होंगे? कौन सी लैंग्वेज यूज करते होंगे? और उनका सोशल स्ट्रक्चर, कौन ऊपर कौन नीचे कौन डिसाइड करता था? आज हम चलते हैं वापस उस समय में, उनके शहरों की गलियों में, उनकी संस्कृति के बीच। ऐसी सभ्यता जिनके शहर इतने बेहतरीन तरीके से प्लान थे कि आज के शहरी योजनाकारों को शर्म आ जाए। कल तक ये सिंधु नदी के किनारे फल फूल रहा था और अगले दिन कुछ नहीं, सिर्फ वीरान शहर और कहानियां। और सबसे हैरत की बात, उनकी स्क्रिप्ट या कहें लिपि, उनके शब्द जो उनकी कहानियां बताते थे, आज भी हमारे लिए एक रहस्य है। आखिर क्यों हम मिस्र और मेसोपोटामिया जैसे सिविलाइजेशन की प्राचीन लिपियां पढ़ सकते हैं, लेकिन इस सिविलाइजेशन की स्क्रिप्ट हमारे लिए आज भी एक पहेली है? आज के इस वीडियो में हम इन्हीं सब सवालों के जवाब देने की कोशिश करेंगे। नमस्कार, स्वागत है आपका एक ऐसे सफर पर, एक ऐसी कहानी जो इतिहास से अधिक एक थ्रिलर जैसी लगती है। हम बात कर रहे हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन की। इसे हड़प्पा सभ्यता और सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करें। यह बिल्कुल फ्री है और इससे हमें मोटिवेशन मिलता है ऐसी ही रोचक स्टोरीज आपके लिए लाने का। थैंक यू। अब टॉपिक पर वापस आते हैं। आइए एक सेकेंड रुककर समझें कि सिविलाइजेशन या कहें सभ्यता का वास्तविक अर्थ क्या होता है। सिविलाइजेशन या सभ्यता का मतलब सिर्फ बड़ी इमारतें बनाना नहीं होता। ये एक समाज है जिसमें शासन, व्यापार, कला और विश्वास का एक जटिल सिस्टम होता है। और यहीं आज के भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीचों बीच एक ऐसी सभ्यता जन्मी जो सबसे अलग थी। उन्होंने मोहनजोदाड़ो, हड़प्पा, धोलावीरा, लोथल और राखीगढ़ी जैसे शहर बनाए जिनमें पक्की ईंटों के घर, ड्रेनेज सिस्टम और पब्लिक बाथ थे। वो इतने सोफिस्टिकेटेड थे कि आज के मॉडर्न प्लम्बिंग का प्रोटोटाइप लगते हैं। ये लोग दूर दूर तक व्यापार करते थे, जैसे मेसोपोटामिया, आज का इराक और मिडिल ईस्ट। उन्होंने ऐसा नेटवर्क बनाया जो हजारों किलोमीटर तक फैला हुआ था। लेकिन बहुत लंबे समय तक ये अविश्वसनीय इतिहास पूरी तरह से भुला दिया गया। बेशक खंडहर मौजूद थे और सदियों से स्थानीय लोग इन अजीबोगरीब टीलों और दफन शहरों के बारे में जानते थे। यहाँ तक कि 19वीं सेंचुरी में ब्रिटिश रेलवे इंजीनियर्स ने हड़प्पा की प्राचीन ईंटों का इस्तेमाल अपनी रेल पटरियां बनाने के लिए किया, बिना ये समझे कि वो एक ऐतिहासिक धरोहर को नष्ट कर रहे हैं। क्या आप यकीन कर सकते हो? फिर 20वीं सेंचुरी की शुरुआत में कुछ समर्पित आर्कियोलॉजिस्ट्स की मदद से सच्ची कहानी सामने आने लगी। 1920s के दशक में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के तत्कालीन डायरेक्टर सर जॉन मार्शल के मार्गदर्शन में व्यवस्थित एनालिसिस शुरू हुई और 1921 में सबसे पहले हड़प्पा की खुदाई एक इंडियन आर्कियोलॉजिस्ट दयाराम साहनी ने शुरू की थी। एक साल बाद एक और इंडियन आर्कियोलॉजिस्ट आर.डी. बैनर्जी ने मोहनजोदाड़ो के खंडरों का पता लगाना शुरू किया। जैसे जैसे उन्होंने गहराई से खुदाई की, दोनों साइट्स पर आर्टिफैक्ट्स और शहर की बनावट के बीच समानताएं नजरअंदाज करना असंभव होता गया। सर जॉन मार्शल ने उनकी खोजों के पूरे महत्व को समझा और 1924 में दुनिया के सामने घोषणा की कि एक नई प्राचीन सभ्यता की खोज हुई है, जो न केवल मिस्र और मेसोपोटामिया जितनी पुरानी थी, बल्कि कई मायनों में उनसे भी एडवांस थी। मिस्र और मेसोपोटामिया में हमें बड़े बड़े महल, शानदार राजही कमरे और राजा और फेरो के होने के साफ सबूत मिलते हैं, लेकिन इंडस के शहरों में ये चीजें नहीं मिलती। ना बड़े बड़े रूलर्स के स्टैचूज, ना सोने से भरे टूम्स। इससे लगता है कि वहां का समाज ज्यादा बराबरी वाला था। शायद वहां भी एक रूलिंग क्लास था, जैसे पुजारी या व्यापारी, लेकिन उनके पास दूसरों की तरह एब्सोल्यूट पावर नहीं थी। ज्यादा ध्यान कम्युनिटी, पब्लिक वर्क्स और हर किसी के लिए स्टैंडर्डाइज्ड और हाई क्वालिटी लाइफ देने पर था। हर घर, चाहे छोटा हो या बड़ा, ड्रेनेज सिस्टम से जुड़ा हुआ था। ये उनके पब्लिक वेलफेयर के गहरे सेंस को दिखाता है। उनकी सिटी प्लानिंग भी गजब की थी। ज्यादातर शहर दो हिस्सों में बटे होते थे, ऊपरी हिस्सा यानी सिटाडेल और निचला हिस्सा यानी लोअर टाउन। ऊपरी हिस्से में बड़े पब्लिक बिल्डिंग्स, ग्रेनरीज और वाटर टैंक्स होते थे, जहां से प्रशासन और धार्मिक गतिविधियां चलाई जाती थीं।
जबकि निचला हिस्सा रेजिडेंशियल एरिया था जहां आम लोग रहते थे। दोनों हिस्सों की सड़कों का लेआउट ग्रिड पैटर्न में होता था। ईंटें स्टैंडर्डाइज्ड साइज की होती थीं, ड्रेनेज सिस्टम कवर्ड होता था और हर गली का पानी मुख्य नाले में जाता था। ये लेवल की प्लानिंग आज भी मॉडर्न अर्बन प्लानर्स के लिए एग्जाम्पल है। उनका कल्चर और ट्रेड भी उतना ही एडवांस था। साथ ही हड़प्पावासी बेहतरीन क्राफ्ट्समैन भी थे। वो कार्नेलियन और सोने से इंट्रिकेट ज्वेलरी बनाते थे और उनकी पॉटरी बहुत ही हाई क्वालिटी की होती थी। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग है उनके सील्स। साइट्स की खुदाई में हजारों छोटे छोटे पत्थर के सील्स मिले हैं जिन पर यूनिक एनिमल डिजाइन्स हैं, जैसे बैल, यूनिकॉर्न जैसा दिखने वाला जीव, टाइगर और साथ ही रहस्यमयी इंडस स्क्रिप्ट। ये सील्स सिर्फ सजावट के लिए नहीं थे, ये कुछ पासपोर्ट या ट्रेड डॉक्यूमेंट्स जैसे काम आते थे। हमें मेसोपोटामिया जैसी दूर की जगहों में भी हड़प्पा के सील्स मिले हैं, जो दिखाता है कि वो एंशिएंट ग्लोबल ट्रेड में बड़े प्लेयर थे। इनमें से एक थी अब तक पाई गई सबसे आकर्षक आर्टिफैक्ट्स में से पशुपति सील, या कहें पशुपति मोहर। मोहनजोदाड़ो में पाई गई ये छोटी जटिल नक्काशीदार पत्थर की मोहर, जो एक योग मुद्रा में बैठी हुई आकृति को दर्शाती है। आकृति जो जानवरों से घिरी हुई है, एक हाथी, एक टाइगर, एक राइनो और एक बफेलो। कई लोगों के लिए ये आकृति हिंदू धर्म के सबसे पूजनीय त्रिमूर्तियों में से एक भगवान शिव का आरंभिक या कहें आद्य रूप है, पशुओं के देवता या पशुपति के रूप में। इसके अलावा वो लकड़ी, कीमती पत्थर और यहाँ तक कि कपास, जिसकी खेती सबसे पहले उन्होंने ही की, जैसी चीजों का व्यापार करते थे। साहनी, बैनर्जी और मार्शल के इन पायनियर वर्क्स ने हमारे इतिहास की किताबों को फिर से लिखा। लेकिन रहस्य अभी खत्म नहीं हुआ था। सोचो, अगर तुम्हारे पास एक ऐसी किताब हो जो पूरी तरह अजनबी भाषा में लिखी हो, तो तुम उसे कैसे पढ़ोगे? यही प्रॉब्लम थी जब हमें इंडस वैली सिविलाइजेशन की स्क्रिप्ट मिली। मिस्र के प्राचीन हायरोग्लिफ्स और मेसोपोटामिया के क्यूनिफॉर्म को डिकोड करते समय भी इसी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ा था। तो फिर हमने इजिप्ट और मेसोपोटामिया की स्क्रिप्ट कैसे डिकोड की, आइए समझते हैं। मिस्र की लिपि बहुत सिंबॉलिक थी। उसमें पंछी, आंख, सूरज, सांप जैसे सिंबल्स थे। हजारों साल बाद जब लोग इन्हें पढ़ने की कोशिश करने लगे तो कुछ भी समझ नहीं आया, जब तक कि रोजेटा स्टोन नहीं मिली। रोजेटा स्टोन पर एक ही टेक्स्ट 3 अलग-अलग स्क्रिप्ट्स में लिखा था, हायरोग्लिफिक, डिमोटिक और प्राचीन ग्रीक। और ग्रीक तो हमें पढ़ना आता था, तो ग्रीक वाले टेक्स्ट को पढ़कर रिसर्चर्स ने बाकी 2 स्क्रिप्ट्स के सिंबल्स का मतलब समझना शुरू किया। धीरे धीरे एक एक सिंबल डिकोड हुआ और पूरी इजिप्शियन भाषा के दरवाजे खुल गए। मेसोपोटामिया में भी कुछ ऐसा ही हुआ। अब आती है हमारी इंडस वैली स्क्रिप्ट। सबसे पहले हमें ऐसा कोई रोजेटा स्टोन नहीं मिला, मतलब कोई बाइलिंगुअल टेक्स्ट जिसमें इंडस स्क्रिप्ट के साथ कोई रीडेबल लैंग्वेज भी लिखी हो। दूसरी बात, इंडस के इंस्क्रिप्शंस बहुत छोटे होते हैं, ज्यादातर 4 से 8 सिंबल्स के। इतने छोटे टेक्स्ट से पैटर्न पकड़ना बेहद मुश्किल है। मिस्र और मेसोपोटामिया में हमारे पास लंबे लंबे टेक्स्ट थे, कहानियां, कानूनी रिकॉर्ड, मंदिर के शिलालेख मिले थे जिससे कॉन्टेक्स्ट मिलता था। लेकिन इंडस स्क्रिप्ट ज्यादातर सील्स, पॉटील और छोटे टैबलेट पर ही मिलती है, जिनमें ज्यादा कॉन्टेक्स्ट नहीं होता। तीसरी बात, हमें अभी तक पक्का नहीं पता कि ये स्क्रिप्ट पूरी तरह अल्फाबेट है, सिलेबिक है या फिर सिंबल बेस्ड लोगोग्राफिक सिस्टम है। तो जब तक हमें कोई बड़ा बाइलिंगुअल टेक्स्ट नहीं मिलता या फिर बहुत लंबा और कॉन्टेक्स्ट वाला इंडस इंस्क्रिप्शन नहीं मिलता, इस लिपि को डिकोड करना लगभग असंभव है। ये स्क्रिप्ट शायद हमेशा रहस्य रहे, या हो सकता है कल ही कोई आर्कियोलॉजिस्ट मिट्टी के नीचे से हमारी अपनी रोजेटा स्टोन खोज ले। लेकिन अब भी हमारे पास एक अंतिम पहेली रह जाती है, एक सवाल जो इतिहासकार और आर्कियोलॉजिस्ट एक सदी से पूछ रहे हैं। लगभग 1900 ईसा पूर्व के आसपास कुछ हुआ। अचानक शहर नष्ट हो गए और सभ्यता लुप्त हो गई। इतनी शांति प्रिय, इतनी परफेक्ट सभ्यता का पतन क्यों हुआ? कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि इसकी वजह एक धीरे धीरे आने वाला बदलाव था, जैसे मौसम का बदलना, उन मौसम पैटर्न में बदलाव जो उन्हें जीवित रखते थे। कल्पना कीजिए, उनकी कृषि की जीवन रेखा, जो कि मानसून की वर्षा थी, बदलने लगी। मानसून धीरे धीरे कमजोर और अनप्रेडिक्टेबल होते गए। सरस्वती नदी, जिसके बारे में कई लोगों का मानना है कि यह नदी उनके हृदय स्थल से होकर बहती थी, सूखने लगी। महान शहर जो कभी जीवन से भरपूर थे, धीरे धीरे खाली होते गए। लेकिन क्या हो सकता है कि इसकी वजह प्रकृति नहीं, इंसान है? क्या इंडस वैली सिविलाइजेशन के गायब होने के पीछे किसी और सिविलाइजेशन का हाथ था? एक्सपर्ट्स ने इस थियरी को नाम दिया आर्यन इन्वेजन थियरी। इसमें कहा गया कि उत्तर से घोड़े और लोहे के हथियार वाले लोग, जिन्हें आर्यन कहा जाता था, आए और शांतिप्रिय हड़प्पा वासियों को हरा दिया। सर मॉर्टिमर व्हीलर जैसे आर्कियोलॉजिस्ट को
मोहनजोदाड़ो की गलियों में बिना दफनाए हुए कंकाल मिले और उन्होंने इसे बड़े पैमाने पर मैसेकर के सबूत के रूप में इंटरप्रेट किया। साथ ही कोइउरडॉक्स और जोन्स जैसे प्रारंभिक भाषाविदों ने यूरोपीय और इंडो आर्यन भाषाओं के बीच काफी सारी सिमिलैरिटीज देखी, जिससे एक समान उत्पत्ति और बाद में हुए माइग्रेशन का पता चला। लेकिन समय के साथ इस सिद्धांत को कुछ गंभीर सवालों का सामना करना पड़ा है। नए स्टडीज द्वारा आक्रमण के विचार को चुनौती दी गई है। बाद में हुए शोध से पता चला कि वे सभी कंकाल एक ही टाइमलाइन के नहीं थे। वे शहर के इतिहास की विभिन्न परतों में बिखरे हुए थे। किसी भी सिंगल हिंसक युद्ध का कोई व्यापक प्रमाण नहीं था। ये अचानक हुए हिंसक युद्ध के बजाय संस्कृतियों का धीमा मिश्रण ज्यादा लगता है। आर्यन आक्रमणकारी नहीं थे, बल्कि एक नए पड़ोसी जैसे, जो धीरे धीरे मौजूदा जनसंख्या के साथ इंटीग्रेट हो गए, जो अपनी भाषा और परंपराएं साथ लेकर आए। तो सवाल और भी गहरा हो जाता है, यदि ये विनाशकारी आक्रमण या एक प्राकृतिक आपदा नहीं थी, तो फिर क्या थी ये? सबसे संभावित आंसर है कि ये कई फैक्टर्स का कॉम्बिनेशन हो सकता है। बदलते जलवायु के कारण खेती करना कठिन हो गया, जिससे लोग बड़े शहरों से दूर चले गए। मेसोपोटामिया के साथ व्यापार मार्ग कमजोर पड़ने लगे और चीजों को एक साथ रखने के लिए कोई सेंट्रल अथॉरिटी नहीं होने के कारण बड़े शहर और उनके सोफिस्टिकेटेड सिस्टम ढहने लगे। ये भी संभव है कि वे नई जमीन पर बस गए हों और जीवन के नए तरीकों को अपना लिया हो। सिंधु घाटी के भव्य शहरी जीवन की जगह शायद एक सादा, ज्यादा ग्रामीण जीवन ने ले ली हो, लेकिन ये विरासत आज भी जिंदा है। ये हमें बताता है कि भले ही शहर धूल में बदल गए हों, लेकिन वो आइडियाज, स्टोरीज और वो स्पिरिचुअल थ्रेड आज भी हमारे कल्चर का हिस्सा बने हुए हैं। उन महान शहरों के लोग हवा में गायब नहीं हो गए। उनका डीएनए हम में है, उनका ज्ञान हमारी मिट्टी में है और उनकी मान्यताएं एक तरह से आज भी हमारी प्रार्थनाओं में है। वे भारत की अविश्वसनीय जटिल चित्रकारी का एक हिस्सा है, एक जीता जागता सबूत कि हमारी भारतीय सभ्यता कितनी पुरानी है। उनके लापता होने का रहस्य शायद कभी पूरी तरह सुलझ ना पाए, पर यह अपने आप में एक याद रखने वाली कहानी है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसी और अमेजिंग वीडियोस के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्ते।